Hello, I'm Gaurav, and today we are going to study a very important topic of geography. And this topic is extremely useful for the preparation of many competitive exams, including NTSC. This topic is completely concept based, and this topic is very important to understand the air pressure, the temperature, and above all, it's very important to understand the composition of our atmosphere. So let's understand the air, weather, and the climate. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है जिस धरती पे हम रहते हैं उस धरती में हमारे आसपास जो मौजूदा एयर है वो कई सारे कंपोनेंट को मिलकर बनी है। उस एयर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट अपने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इस पूरे एटमॉस्फेयर पे एक लेयर की तरह, एक स्ट्रेटा की तरह जमे हुए हैं। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम एटमॉस्फेयर को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास एक एयर का ब्लैंकेट्स है और वो एयर का ब्लैंकेट अलग अलग लेयर्स में हमारे ऊपर और हमारे आसपास बिल्कुल जमा हुआ है। और इस लेयर्स को, जो ब्लैंकेट की लेयर्स है, ये लेयर्स अलग अलग गैसेस से मिलके बनी है जो अपने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमी हुई होती है। और इस पूरे लेयर्स के एक स्ट्रेटा को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। आप ऐसा समझिए एयर के बारे में कि एयर कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, एयर हमेशा मूव करती है। अब ये एयर चाहे वर्टिकली मूव करे या कि हॉरिजॉन्टली, लेकिन एयर का मूवमेंट हमेशा होता रहता है। दूसरा, क्योंकि एयर के अंदर एक एटॉमिक वेट होता है तो ये हमेशा वेट को एक्सर्ट करती है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे जानी, एक कि एयर कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, हमेशा मूव करती है। और दूसरा, एयर में प्रेशर होता है तो ये प्रेशर को बिल्ड करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ये समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप किसी भी सूखे पत्ते को लेकर उसमें आग लगाइए। जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा और आप उस धुएं की दिशा देखिए। वो धुआं या तो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको, या फिर धुआं आसपास की तरफ फैलता हुआ नजर आएगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से इजीली जज कर सकते हैं कि जो एयर होती है ये कभी भी एक कांस्टेंट या फिर स्टैटिक मूवमेंट में नहीं होती, बल्कि कांस्टेंट मूव करती रहती है। अब वो मूवमेंट चाहे वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली। और इसी मूवमेंट की वजह से ये एयर अपने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसके गैसेस एक एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट हो जाती है और फाइनली एटमॉस्फेयर की लेयर्स का निर्माण करती है, जो कि मैंने पीछे ड्रॉ किया हुआ है। बट बिफोर हम इस फ्लो चार्ट को पढ़ें, इससे पहले हम समझते हैं कि हमारे अराउंड जो एयर है इसके कंपोजिशंस क्या क्या हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा किस तरह की गैसेस हैं। तो हमारे आसपास जो वायुमंडल में गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ये लगभग 74% है। 74 से 78% तक हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन भी रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्लांट्स को होती है। पर प्लांट्स हमेशा एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एयर नहीं लेती है नाइट्रोजन के रूप में, बल्कि प्लांट्स में जो जिस सॉइल पे प्लांट को बोया जाता है उस सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं वो इनहेल करते हैं नाइट्रोजन को, और इनहेल करने के बाद उसे कन्वर्ट करके वो प्लांट में पहुंचाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। उसके बाद जब प्लांट ग्रो करता है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपनी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फ्लोरास को ग्रो करने में और उनके डेवलपमेंट में। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन ये कहें कि ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 21% के साथ ऑक्सीजन इस वायुमंडल की दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन की, जो कि है 0.09%। और आखिरी में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है 0.033%। कार्बन डाइऑक्साइड यूँ तो ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को
फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में इंपॉर्टेंट है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ह्यूमन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देख सकते हैं कि इन दिनों ये बैलेंस काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि हम एक तरफ अगर फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं वातावरण में, इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो वातावरण में पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व हो जाता है, और डिज़ोल्व होने के साथ साथ जो प्रकृति का संतुलन है वो ख़राब होता है। ह्यूमन इसे इनहेल करते हैं और इससे कई सारी बीमारियां होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल हैं उसको कम से कम उत्सर्जित करें, कम से कम उसे रिलीज़ करें। इसके लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन की हुई हैं, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे देशों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ जो अमाउंट होता है उस रिलीज़ अमाउंट को उन्हें बहुत ही कम करना है। ये बहुत सारे कन्वेंशन है जिसके तहत बहुत सारी कंट्री ने प्लेज ली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ को कम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ पॉइंट को लेकर संसार में या दुनिया में कितना बड़ा इशू है, और इस इशू को अलग अलग लेवल पे अलग अलग देश एड्रेस कर रहे हैं। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स की तरफ। मेरे पीछे जो फ्लो चार्ट बना है उसकी तरफ। अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो हम इससे पहले ये बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की लेयर सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो इंसान को बहुत ही कुछ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हमारे लिए एक वेदर के, क्लाइमेट का या सीज़न को फॉर्म करने का काम करती है, और यही सीज़न, क्लाइमेट, रेनफॉल, विंड, ये सब इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर की लेयर हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटमॉस्फेयर की लेयर हम इंसानों के चारों तरफ एक ऐसे आवरण को तैयार करती है, एक ऐसे ब्लैंकेट को तैयार करती है जिससे सूरज की जो किरणें हैं उसका उतना ही एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर की लेयर करती है जितना कि आपके और मेरे लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो उसे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की लेयर इंसुलेशन को प्रॉपर रखती है, इससे रात को हमें ठंड नहीं लगती। रात को भी हमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे लिए एक नेसेसरी वार्म एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाता है एटमॉस्फेयर की लेयर के द्वारा। एटमॉस्फेयर की लेयर ही है जिसने हमारे वातावरण में वेदर और क्लाइमेट को एक्सट्रीम होने से बचा रखा है। अगर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती तो हमारे आसपास का वातावरण या तो बहुत ज़्यादा गर्म होता या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता, जो ह्यूमन के रहने के किसी भी लायक नहीं होता। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं ये जो वातावरण का, सीज़न का निर्माण करती है, उसी सीज़न की वजह से अलग अलग फ्लोरा, फोना और ह्यूमन अपने आप को वातावरण के अनुकूल एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एटमॉस्फेयर की हर लेयर ह्यूमन को एक एक नया फॉर्म देती है जिसके तहत या तो प्लांट की ग्रोथ होती है या ह्यूमन की ग्रोथ होती है, या फिर वह अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है मैं आपको लेयर्स जब पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेयर की हम बात करें तो इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। नाउ ये भी देखना ज़रूरी होगा कि एटमॉस्फेयर की लेयर पोल से और इक्वेटर से कितना ऊपर होती है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारा जो धरती का पोल है उस पोल से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊंचा होती है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने छोटा सा माउंटेन फॉर्म किया है ये दिखाने के लिए कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर है फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, उस 18 किलोमीटर से नीचे सारे धरती के माउंटेन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,852 मीटर। पहले 8,848 मीटर थी, अभी ज़्यादा हो गई है। तो ये लगभग 8.5 या 9 किलोमीटर ऊंचा माउंटेन है, लेकिन एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेयर ही 18 किलोमीटर ऊंची है। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। अब हम देखते हैं कि इस लेयर का इंसान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये लेयर जो है, इस लेयर के अंदर ही सारे वातावरण और वेदर, क्लाइमेट और सीजनल फेनोमेना होते हैं। इसका मतलब
ऐसी वातावरण में रहने से हमें ठंड, गर्मी, बरसात फील होती है, रेनफॉल हम लोग देख सकते हैं। इट एटमॉस्फेयर की एक खास बात है, और वो खास बात है नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट ये है स्टूडेंट्स कि इस लेयर के अंदर, स्पेशली इस लेयर के अंदर, आप जितना ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑल्टीट्यूड चेंज होता जाएगा, तो जितना ऑल्टीट्यूड के आप ऊपर जाते जाएंगे तो हर 66 मीटर पे आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाएंगे, एवरी 66 मीटर देर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम बोलते हैं नॉर्मल रैप्स रेट। इसी वजह से इस लेयर में आप जितनी ऊंचाई पे जाते हैं आपको उतनी ठंड लगती है, राइट? तो इसीलिए ये लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट अपोजिट है, जहाँ पर टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। उसका रीज़न अपन डिस्कस बाद में करेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे ही मौसम का निर्माण होता है, क्लाइमेट फॉर्म होता है, सीजन फॉर्म होता है, और हाँ, इसी लेयर की वजह से ह्यूमन को रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल भी इसी लेयर्स के अंदर होता है, क्लाउड भी इसी लेयर्स के अंदर बनते हैं, वेदर, क्लाइमेट, सीजन के जो फेनोमेना है वो भी इसी लेयर के अंदर अकर्ड होता है। अब आते हैं हम इस लेयर के ऊपर। आप ये देख रहे हैं इसकी जो बाउंड्री है, जहां से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, क्योंकि यहां पर आके ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो हर लेयर को पहले लेयर के नाम के आगे पॉज लगा दिए जाएंगे, इसे बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, इसका नाम सजेस्ट करता है हमें कि इसके अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, स्ट्रेटा हैं। तो जब फर्स्ट स्ट्रेटा अगर आप देखें तो इसके अंदर ओजोन की भी लेयर आती है। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान होती है। ये जो ओजोन की लेयर है, ये वो लेयर है जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से इंसान को बचाती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधे इंसानों के ऊपर गिरे तो इंसान को स्किन कैंसर हो सकता है और तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। लेकिन ये ओजोन लेयर ही है जो उस अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्व करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है और हमें कई बीमारियों से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करते जा रहे हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन की लेयर का जो छेद है उसको और ज़्यादा बड़ा करती जा रही है। हालांकि अब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो सभी CFC फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, जहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रिलीज पॉइंट हम वो कम करते जा रहे हैं। इसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 21st सेंचुरी के अंत तक आते आते हम इस छेद को वापस से रिकवर कर लेंगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। खैर, स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट नाम का फेनोमेनन बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि ये लेयर वेदर को और क्लाइमेट को फॉर्म नहीं करती है, यहाँ पर आप फील नहीं कर सकते। और इसीलिए इस लेयर के अंदर अंदर एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मौका होता है। ये जो प्लेन होते हैं हमारे, ये हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का एयर प्रेशर और सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब फील नहीं किया जा सकता। अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर चलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज से ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट लेयर का नाम है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर लेयर की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के ऊपर है। मेसोस्फेयर की सबसे खास बात यह है कि जो भी धरती पर मेटेरॉइड्स गिरते हैं, उल्कापिंड जो धरती पर गिरते हैं, वो उल्कापिंड जैसे ही मेसोस्फेयर में एंटर करते हैं वो अपने आप बर्न अप हो जाते हैं। अगर मेसोस्फेयर नहीं होता तो सोचिए कि जितनी भी धरती पर मेटेरॉइड्स गिरते तो वो कितने ज़्यादा डिजास्ट्रस प्रूव हो सकते थे। बट मेसोस्फेयर में आते आते वो सारे मेटेरॉइड्स बर्न अप हो जाते हैं, इसलिए मेसोस्फेयर भी हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है।
मेसोस्फीयर के ऊपर ये जो लाइन है इसे मेसोपॉज बोलते हैं। नाउ मेसोस्फीयर के ऊपर एक नया लेयर शुरू होता है जिसको हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं। नाम से सजेस्ट हो रहा है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वो एक्सट्रीम होता जाता है, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पर डायरेक्ट गिरती हैं। तो जैसे जैसे हम इस लेयर को ऑल्टीट्यूड को क्रॉस करते जाएंगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ ही इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसे आइनोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आयंस का निर्माण होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जितने भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, राइट, रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं, वो रेडियो ट्रांसमिशन इसी लेयर के अंदर होते हैं। नाउ इस लेयर के ऊपर यानी कि 400 किलोमीटर के बियॉन्ड एक और लेयर होती है जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सो का मतलब है आउटर लेयर। तो धरती की जो सबसे आउटर लेयर है उसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, और एक्सोस्फीयर के ऊपर होता है मैग्नेटोस्फीयर। बट आपके सिलेबस में एक्सोस्फीयर तक आपको पढ़ाई करनी है। एक्सोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर को हम लोग अभी फ़िलहाल स्टडी नहीं करेंगे, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये क्लियर हो चुका है एटमॉस्फेयर की लेयर्स। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर, जहाँ पर मौसम का निर्माण होता है। यहीं पे ही क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है। यही लेयर में रेनफॉलिंग होती है। इस लेयर में एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना क्रिएट होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि जितना ऊंचाई पे आप जाते जाएंगे इस लेयर में उतनी ज़्यादा आपकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, आपको ठंड महसूस होती जाएगी। इस लेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जितना ऊंचाई पे आप जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक स्ट्रेटा लेयर ओजोन की होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें बचाती है सूरज की। इसी लेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि ये लेयर ना क्लाउड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वेदर के या फिर क्लाइमेट के फिनोमेना के लिए। इसके ऊपर जो लेयर सेपरेट होती है उसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर मेसोस्फेयर होता है। मेसोस्फेयर जो भी स्पेस से आने वाली उल्कापिंड है या फिर मेटेरॉइड्स है उन्हें बर्न अप करता है और हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर जो सेपरेट लाइन है उसे मेसोपॉज कहा जाता है। मेसोपॉज के ऊपर आता है थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि हमारे जितने भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो इसी लेयर से हमें प्राप्त होते हैं। इससे ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। तो ये है हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर। ट्रोपोस्फेयर पोल से 8 किलोमीटर लेकिन इक्वेटर से 18 किलोमीटर है। स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर के दौरान है। मेसोस्फेयर की ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दौरान, और थर्मोस्फेयर है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स और उनका ह्यूमन पे इफ़ेक्ट। आई होप कि आप इस लेयर को अच्छे से समझ चुके हो और आप एयर की कंपोजिशन को भी अच्छे से समझ चुके हैं। एज आई टोल्ड यू कि एटमॉस्फेयर के हर लेयर्स इंसान के लिए बहुत अलग अलग रोल प्ले करती है, और एटमॉस्फेयर की हर लेयर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट या वेदर का निर्माण करके देती है जो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए इंसान सरवाइव करता है, उसकी फूड चेन क्रिएट होती है, और एक वाटर साइकिल का निर्माण भी इसी लेयर्स के अंदर होता है। उसी के तहत इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं इसके ऊपर, इंसान ने उन लेयर्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी तरीके से अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ किया है। तो ये था एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स। अगले चैप्टर में हम क्लाइमेट और वेदर के अलग अलग फिनोमेना के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।